5 साल पहले उन्होंने मोदी का विरोध करने के लिए एनडीए छोड़ दिया था। एनडीए छोड़कर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन किया, जबकि वो आरजेडी को बिहार में जंगल राज के लिए जिम्मेदार बताते थे। 2 साल के अंदर ही उनको आरजेडी का करप्शन याद आया तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया। मोदी का विरोध भूलकर उन्होंने बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। अब नीतीश कुमार को बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियां फिर से खटकने लगी हैं। बीते 2 महीने से अचानक जेडीयू और नीतीश कुमार के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी को चुनौती देने की कमान जेडीयू के नेताओं और प्रवक्ताओं ने संभाल रखी है तो मोदी सरकार पर हमले की जिम्मेदारी खुद नीतीश कुमार उठा रहे हैं। नीतीश कुमार ने पहले नोटबंदी को नाकाम बताया, उसके बाद उन्होंने बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पलट दिया। योग दिवस को बेकार का तमाशा बताकर उन्होंने दूरी बना ली तो अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि नमामि गंगे योजना फेल हो चुकी है। आपका बहुत कम सबसे समाप्त बातों सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि चाहिए तो नितिन गडकरी से बात कीजिएगा और जो गंगा की अव्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, और नहीं तो आपके पास समय रहेगा तो हम आपको देख करके चलते गंगा नदी का पूरा दिखवाएंगे। यहाँ से वहां आज आपको समय नहीं रहेगा तो कुछ समय निकालिए, हम और सुशील जी दोनों आपको देके चलेंगे। आपको बैठा करके हम लोगों के पास हेलीकॉप्टर है, वो अच्छा हेलीकॉप्टर है, इसका मत करिएगा, आपको पूरा दिख रहा है गंगा नदी का हाल देखिए। नीतीश के इन तीखे बयानों को बिहार के राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने मजबूरी में बीजेपी से दोबारा गठबंधन किया था। उनके एनडीए में आने के बाद आरएलएसपी रूठने लगी। अररिया और जोकीहाट उपचुनाव में हार के बाद जेडीयू को अंदाजा हो गया कि उसकी साख और सियासी जमीन तेजी से खत्म होती जा रही है। इसी के बाद जेडीयू अब 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आक्रामक हो गई है। जेडीयू ने बिहार में लोकसभा की 25 सीटों पर दावा ठोक दिया है। 2014 में बिहार में लोकसभा की 40 में से 31 सीटों पर बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी को जीत मिली थी। ऐसे में जेडीयू को 25 सीटें दे पाना करीब करीब नामुमकिन है। फिर भी जेडीयू की जिद नहीं छूट रही। बिहार में साथ रहकर तकरार जारी है तो पड़ोस के झारखंड में जेडीयू ने बीजेपी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल ये बड़ा हो गया है कि कहीं सीट बंटवारे के बहाने जेडीयू ने बीजेपी को झटका देने का प्लान तो नहीं बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है बिना नीतीश कुमार जी के बिना उनका नैया पार नहीं लगने वाला है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी को अगर सहयोगियों को जरूरत नहीं है तो 40 सीट पर लड़ ले, कौन रोक रहा है उनको? कोई रोका तो नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार एकदम घटिया किस्म के काम में आ गई है। एक चीज भाजपा के लोग जानते हैं और जान रहे हैं तो उनका एक असेसमेंट है और उस असेसमेंट के चलते इनको आईना लोग दिखला रहे हैं कि आपका चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा तो जो पहले 2 सीट आया था इनको वही 2 सीट आएगा। इसीलिए इनको तजवीज करते हैं कि आप 2 सीट के मालिक हैं। तो हमारे साथ एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं जिन्होंने कहा कि चूहा कहीं शेर को तो नहीं धमका रहा। क्या ये स्थिति वाकई बन गई है बिहार के गठबंधन को देखते हुए? क्योंकि अगर चूहा शेर को धमकाएगा तो क्या होगा, सुदेश वर्मा इसका अंदाजा बड़ा आसानी से लगा सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुदेश वर्मा जुड़े हुए हैं, सैयद अफजल अब्बास साहब जुड़े हुए हैं जो कि जेडीयू के लीडर है, समीर कुमार महासेठ जुड़े हुए हैं जो कि एमएलसी के आरजेडी हैं, एनके सिंह साहब जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ राजीव त्यागी जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सीधा बयान सुदेश जी, सीधा जवाब आपसे चाहूंगा। आज संजय सिंह ने कहा कि नीतीश के बिना चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती बिहार में। अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, नीतीश के बिना बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी। जवाब चाहिए मुझे। नीतीश जी के बिना चुनाव लड़ने की बात कहां से आ गई? नहीं, मेरा सवाल आप घुमाइए मत, सुरेश जी घुमाइए मत। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये एक अलायंस है। जेडीयू ने ये कहा है कि नीतीश के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। इसका जवाब दीजिए, क्या ये सही है या ये गलत है? इसकी बात ही नहीं है। नहीं, बात क्यों नहीं है? सर, नीतीश जी हमारे नेता हैं। आपके सहयोगी दल का स्पोक्सपर्सन बोल रहा है, आपके सहयोगी दल का स्पोक्सपर्सन बोल रहा है कि एक नेता के बिना यानी नीतीश कुमार के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। तो क्या बीजेपी इतनी कमजोर है? देखिए, हम नीतीश कुमार अगर बिहार में नहीं मिलेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। दीपक जी, हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है तभी तो कोalition में है।
नहीं, कोएलिशन में रहना। मैच्योर्ड आदमी है, बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है सुदेश जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ उनका जो यूएसपी है, यूएसपी को हम लोग जानते हैं। कोएलिशन में आप इसीलिए हैं, लेकिन कोएलिशन में अगर कोई आपको धमकाए और ये कहे कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, बताइए। सबको अपना मत रखने का अधिकार है, इसमें प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उनका मत है, ठीक है। जहां क्रिया होती है वहां प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा। कभी कभी प्रतिक्रिया नहीं भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, किया जाता है, कभी कभी नहीं भी होती है। सुदेश जी ने नया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लाया है, सुदेश न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको हम आपकी डिस्कवरी कहेंगे। अगर स्पॉन्ज मजबूत रहेगा तो सोख सकते हैं उसको आप। नहीं, तब तो हम ये मान लेते हैं कभी कभी चूहे की धमकी से शेर भाग जाता है, डर के बारे। इसका शायद ये मतलब होगा। अरे खुल के कहिए भाई, कोई चूहा है इनके सिंह जी, ना कोई शेर है। नहीं, हम वोट परसेंटेज जानते इसलिए कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी का अपना वोट बेस आप जानते हैं कि पूरा जोर जब लालू हो, बीजेपी हो, 16% के आसपास है। वो भी जब कोई सपोर्ट करता है। अगर आइसोलेटेड लड़ेंगे, जैसे बीजेपी को धमकी दे रहे हैं, तो आइसोलेट 4% भी मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन इशू वो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आप अपने सहयोगियों को नहीं हैंडल कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं? क्या उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं? या एक चीज हो सकती है, बीजेपी का जो एक्सपेंशन प्लान है उसकी वजह से नीतीश को यह लग रहा है कि अगले इलेक्शन तक आते आते अगर हमने ज्यादा सीटें नहीं ली तो हम मार्जिन पे चले जाएंगे, जिसका डर है। और मुझे लगता है कि आज का नहीं है डर, 1.5 महीने पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जब बीजेपी ने असर्ट करना शुरू किया। और ये ध्यान रखिएगा, ये तब की बात है जब रामनवमी थी और उस समय तमाम जगह पे एक कम्युनली असर्ट करने की कोशिश हुई। उस समय से नीतीश को लगा कि अब बीजेपी अपना बेस बढ़ाएगी। और जाहिर है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई धर्मशाला तो चलाती नहीं है, तो लिहाजा बीजेपी अपना सपोर्ट बेस बढ़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे अंकित सिंह साहब ये बताइए, क्योंकि अभी सब टेलीफोन लाइन हमारी कटी हुई है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का डर क्या है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। ये डर क्यों है? डर इसलिए है, क्या है और क्यों है? क्या है डर? ये है कि नीतीश कुमार इस समय बीजेपी जिस फेज में है, एग्रेसिव हिंदुत्व के जिस फेज में है, एक बात मान के चले, अगर वो सोचते हैं कि कहीं से भी हमें सेकुलर वोट मिलेंगे तो बीजेपी के साथ आने पे सेकुलर वोट, मुस्लिम वोट तो भूल जाए। पहला ये। अब बीजेपी अपने को एक्सपेंड करेगी, ये उसकी मजबूरी है। कोई भी नेशनल पार्टी अपने को अपना बेस हमेशा बढ़ाएगी, जो कि बहुत सिंपल लॉजिक है। लिहाजा नीतीश का वो ये स्पेस है वो खत्म होता जा रहा है। और अगर कभी मिलेगा नीतीश को तो 2%, 3% अगर अकेले लौटते हैं, लिहाजा फिर इनको बैसाखी थामनी पड़ेगी, या तो लालू यादव की या बीजेपी के पास आना पड़ेगा। इस समय जो है इसके 2 इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको एक चीज हकीकत बता दूं, 3 दिन पहले एक खबर आई, नीतीश को केंद्र सरकार ने एक लेटर लिखा है राज्य सरकार को, बिहार सरकार को, कि भाई पिछली साल आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ 2.3% आपका टारगेट अचीव हुआ है। ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी योजना आवास विकास के प्रधानमंत्री आवास योजना की जो गरीबों के लिए है, सिर्फ 2.3% टारगेट अचीव हुआ है। इससे जो धमकी दी केंद्र सरकार ने वो ये थी कि अगले साल आपको कोई भी बजट हम देने नहीं जा रहे हैं। यह खबर दिल्ली के प्रेस में लीक हुई, कुछ बड़े अखबारों में लीक हुई। यह इसलिए हुआ था कि नीतीश कुमार स्पेशल स्टेटस तो मांग रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को अमल नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। नतीजा यह हुआ कि आज जो आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अरे भैया गंगा जिंदगी में साफ नहीं हो पाएगी, और जरा आपने कह दीजिएगा मंत्री जी से, नितिन गडकरी से, ये इन्होंने कहा इनसे, हर्षवर्धन से, कि अपने नितिन गडकरी जी को कह दीजिएगा कि सपना छोड़ दें, क्योंकि घाट जब तक नहीं साफ करेंगे, अनवरत गंगा नहीं फ्लो करेगी, तब तक नहीं। ये व्यंग था, और व्यंग आज ये वो मकाम पे लाके खड़ा है जहां नीतीश शायद पार्टी ये सहयोग छोड़ दे बीजेपी का। और मेरी जो जानकारी है लगभग उसकी तैयारी हो चुकी है। अब्बास साहब साथ छोड़ रहे हैं बीजेपी का, तय हो चुका है। अब्बास जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ऑडियो क्लियर नहीं है दीपक जोरसिया जी, ऑडियो क्लियर नहीं, 2 बार कट गया। अच्छा, मैं फिर से करवाता हूं, तब तक हम राजीव त्यागी जी के पास चलते हैं।
राजीव त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो दोस्ती हुई थी इनकी, जो हनीमून पीरियड था जेडीयू और बीजेपी का, वो खत्म हो गया है और अब जेडीयू के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कांग्रेस के पास लौट कर आए, महागठबंधन के पास लौट कर आए? क्या आपको एहसास है इस बात का? देखिए दीपक जी, जेडीयू से लेकर के टीडीपी से लेकर के शिवसेना से लेकर के जतिन राम मांझी जी की हम पार्टी से लेकर के और सभी पार्टियां निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से पल्ला झाड़ना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं भी पूरे देश में केंद्र सरकार ने डिलीवर नहीं किया है। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य बहुत सारे मुद्दे हों या भावनात्मक मुद्दे हो, राम मंदिर का निर्माण से लेकर के आर्टिकल 370 का हो, सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी, हवाबाजी और ये सब चीजें भाषणबाजी करने का काम किया। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत स्पष्ट है। मेरा सवाल जेडीयू के प्रवक्ता से भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी है कि बिहार में आपने, बिहार सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिस वक्त बाढ़ आई थी आपने 1700 करोड़ रुपए बिहार को दिए। बिहार के डीएनए में भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने डीएनए में खोट बताने का कार्य किया था। जेडीयू फिर उनके पास चली गई, तो जेडीयू को देखना होगा कि डीएनए पे खोट बताने वालों के साथ जाकर के आपने कहीं ना कहीं अपनी सत्ता लोलुपता साबित की है। बिहार एक सेकुलर स्टेट रहा है और उस बिहार स्टेट में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के बेटे ने दंगे करा करके पूरी कानून व्यवस्था चौपट कर दी, उसके बाद भी नीतीश जी खामोश रहे, तो नीतीश जी को सोचना होगा कि उनकी सेकुलर छवि है या नहीं है। ठीक है, देश को निश्चित रूप से विकास चाहिए, बिहार को भी विकास चाहिए और बिहार के विषय में स्पेशल पैकेज या विशेष दर्जा देने की बात हुई थी। क्या विशेष दर्जा दिया गया? क्या विशेष दर्जे में कहीं कोई आप पे सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया? तो जेडीयू को जिस तरह से छलने का काम बीजेपी ने किया, बीजेपी को छलने का काम जेडीयू ने किया और उसके छलने की वजह से पूरी बिहार की जनता चली जा रही है। अरे राजीव जी, अगर आप ये बोलेंगे तो जेडीयू आपसे भी छिटक जाएगा, जेडीयू आपसे भी छिटक जाएगा, क्योंकि आप बीजेपी को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं और जेडीयू को भी खड़े कर रहे हैं। इसमें आपकी रणनीतिक गलती है। अब बात आपके पास चलता हूं, मैं आऊंगा आपके पास जवाब लेने। इनको लालू से डर लगता है ना दीपक जी? नहीं, रणनीतिक गलती नहीं है। देखिए, रणनीतिक गलती इसलिए नहीं है, मैं आपको बताऊंगा प्लीज। हाँ, बताइए बताइए। मैं कंप्लीट कर दूं? कंप्लीट करिए। हमारी रणनीतिक गलती इसलिए नहीं है कि हमारे लिए सत्ता लोलुपता कहीं भी नहीं है। हम सत्ता लोलुप दल नहीं है। हम सत्ता में बने रहने के लिए बहुत सारे समझौते नहीं करते हैं। हमारे लिए विकास सबसे महत्वपूर्ण है, देश की धर्मनिरपेक्षता सबसे महत्वपूर्ण है, प्रगतिशील समाजवाद सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को विकास देते हैं, तब जाकर के आप अगली बार चुनाव जीतने का कार्य करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं जेडीयू से कि जेडीयू अपना स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांगता है केंद्र सरकार से, क्यों नहीं संघर्ष करता है? अरे 10 साल में आपने दे दिया होता यूपीए में, राजीव त्यागी जी, 10 साल में आपने दे दिया होता यूपीए में। गौरव के लिए, बिहार के अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। 10 साल में आपने दे दिया होता यूपीए में, तब भी ठीक होता। तब आपने जो प्रश्न उठाया है उसको मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। राजीव जी, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। 1 मिनट मैं अब्बास साहब के पास जाना चाहूंगा। अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि नोटबंदी का मकसद पूरा फेल हुआ। नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट, आप भी राजू भाई ध्यान से सुनिएगा। नीतीश कुमार का दूसरा स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा खराब है और मैं अपनी इंश्योरेंस स्कीम ला रहा हूँ। योगा डे बेकार का तमाशा है और अब नमामि गंगे पूरी तरह से फेल है। अरे जब इनमें इतनी खोट है तो इनके साथ क्यों खड़े भैया? निकल जाइए। अब्बास साहब, सीधा सवाल है मेरा। दीपक जी, बेशक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, बिहार के मुख्यमंत्री ने नोटबंदी के समर्थन में खड़े होकर पहला वो शख्स थे जो नोटबंदी का समर्थन एनडीए में न रहने के बावजूद भी किया। वो परिस्थितियां ऐसी थी कि लगता था कि ये देश स्तर पे एक अच्छा काम है और काला धन वापस आएगा, लेकिन जो बैंकिंग प्रणाली में जो कमियां नजर आई, उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। रहा सवाल, मैं त्यागी जी की बात का एक जवाब दे दूं। नीतीश कुमार जी कल भी सेक्युलर थे, आज भी सेक्युलर। 3 CC, करप्शन, क्राइम और सेक्युलरिज्म से हमारे नेता समझौता नहीं करते। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रहा सवाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, ये बात आपने भी पहले उठा दिया। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, हम 2005-6 से ही मांग कर रहे थे। काश अगर ये दिल दिखा दिए होते पहले, ये कांग्रेस वाले लोग, मनमोहन सिंह की सरकार दिखा दी होती, तो यह मुद्दा नहीं होता। तो इनको उठाने का हक है। कांग्रेस से क्या मतलब? आप बीजेपी की बात करिए अब्बास साहब,
अब्बास साहब आप तो बीजेपी की बात करिए, सुदेश वर्मा जी बैठे इनके मुंह पर बोलिए कि आप नीतीश कुमार के बिना बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। आप भी बोलिए खुलकर, आप जवाब दीपक जी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का एक जानदार है, हम अकेले लड़े थे, इसके पहले भी आपके डिबेट में मैंने कहा था दो सीट आई थी अकेले लड़े थे, 16% वोट, 2 सीट आई थी अकेले लड़े थे, 16% 2 सीट वोट को अभी 40 में से 2। अब्बास साहब याद करिए, 40 में से 2। वो मैं मान रहा हूं 40 में, तो मैं तो कह रहा हूं हाथ कंगन को 80 किया, जो बात सही है, लेकिन 16% वोट भी आईना दिखा रहा है कि हमारे पास 16% वोट है। अगर हम साथ में रहेंगे, हम कह रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, हम अलग होने की बात नहीं, कि हक की बात कर रहे हैं। 2015 के चुनाव के बाद के जो हालात सामने आए, जो परसेंटेज आए, जो सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू की और लोग की, उस आधार पर मान कर रहे हैं कि दिल बड़ा, फिर मैं कह रहा हूं आपके कि दिल बड़ा दिखाना चाहिए, इनको दिल बड़ा दिखाना चाहिए। सुदेश जी सुनिए, आपने, आपका दिल छोटा है, बड़े छोटे दिल के आप। अब्बास साहब ने साहब कह दिया, बड़े छोटे दिल के आप। दीपक जी टिप्पणी करना चाहता हूं। दीपक जी, राजीव जी का चेहरा देख के लग रहा था सत्ता लुलुप चेहरा है, इनको लग रहा है किसी तरह से बिहार में खेल हो जाएगा। अरे भाई, नीतीश जी हमारे साथ आए हैं बिहार में गुड गवर्नेंस के लिए। नीतीश कुमार जी का सत्ता लोग कह रहा है क्या? सुदेश वर्मा जी, राजीव जी का बोला आपने, राजीव जी नीतीश पे बात करिए, बोला आपने। अरे नीतीश पे बात करिए, राजीव जी में क्या बात करने को रखा है? राजीव जी, आज तो नीतीश की बात करनी चाहिए ना, बीजेपी को आपकी क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है कि इन्होंने बोला ना कि सत्ता लुलुप नहीं है। अरे तो देखिए, बहुत स्पष्ट बता दूं, बीजेपी जानती है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ बैठने के लिए कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। हम ये कहना चाहेंगे, सर सुदेश वर्मा जी, ये बताने का कार्य करें आप मुझे कि पीडीपी और बीजेपी का अलायंस होता है तो वो तो आपका धार्मिक अलायंस हो गया, और कोई दूसरा दल अलायंस करता है तो आप उसको बुरा अलायंस बताते हैं। आप कहें तो लीला दूसरा कान पकड़ के गाल पे आप क्या कहेंगे? ये मुद्दे बिहार के संदर्भ में बिल्कुल आपके खिलाफ था। राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, सुदेश जी, राजीव त्यागी जी, आप सुदेश जी को असली मुद्दे से भटकने का मौका दे रहे हैं। राजीव त्यागी जी, आप सुदेश वर्मा जी को असली मुद्दे से भटकने का मौका दे रहे हैं, मत भटकने दीजिए। सिर्फ एक सवाल इनसे पूछिए, आप ये बताइए, क्या नीतीश कुमार के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते? सुदेश वर्मा जी, बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या आप नीतीश कुमार के बिना चुनाव नहीं जीत सकते, जैसे जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह का और हमारे जो दूसरे अब्बास भाई है उनका कहना है? करता हूं दीपक जी, आपको पता है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दूंगा। आप क्यों नहीं देंगे? जनता जानना चाहती है भाई। राजनीति में साफ गोल सबसे बड़ी चीज है, राजनीति में साफ गोल सबसे बड़ी चीज है, और बीजेपी से बिहार की डेवलपमेंट की बात आएगी, बिहार की बात आएगी, नीतीश जी नेता है। लेकिन जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होगा, नीतीश जी को भी मालूम है हकीकत क्या है, हमें भी मालूम है हकीकत क्या है। क्या हकीकत है बता दीजिए ना, चिंता मत करिए। अरे कांग्रेस को कोई क्या हकीकत है बता दीजिए ना, क्या हकीकत है बता दीजिए। चुनाव लड़ेंगे और बिहार में स्वीप करेंगे। बिहार में तो आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? 2019 में हम स्वीप करेंगे, आप लिख के लीजिए। मतलब आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? 2 सीट भी नहीं जीतने वाले हैं। सुदेश जी, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? अकेले भाई, नीतीश जी आप स्वीप करेंगे तो आप बीजेपी साथ लड़ेगी। कौन कौन साथ लड़ेंगे? एक सीट भी नहीं मिलने वाला है। नहीं, कौन कौन साथ लड़ेंगे ये तो बता दीजिए। आरजेडी और जेडीयू साथ लड़ेंगे और बोला तो हमने, बीजेपी अलग से जेडीयू और बीजेपी अलायंस साथ रहेगी। अलायंस में क्या? छोटे मोटे कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलायंस में क्या? अलायंस में क्या नीतीश कुमार रहेंगे? ऑफकोर्स, उनके बिना अलायंस कैसा? अच्छा, उनके बिना जेडीयू और बीजेपी अलायंस का मतलब क्या होता है? जेडीयू बीजेपी अलायंस का मतलब नहीं होता। मुझे आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। जेडीयू के प्रवक्ता का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या आप इस बात को मानते हैं? आप खुद जेडीयू और बीजेपी के अलायंस की बात कह रहे हैं। देखिए,
देखिए, उनको ये मानना, अगर वो ऐसा मानते हैं तो गलत नहीं है, उनको मानना चाहिए ऐसा, उसमें क्या दिक्कत है? नीतीश जी ताकतवर व्यक्ति हैं। नहीं, आप मानते हैं साथ मुद्दा ये है, जेडीयू क्या मानता है मुद्दा ये नहीं है, आप क्या मानते हैं मुद्दा ये है, आप क्या मानते हैं सुदेश जी मुद्दा ये है, और हम साथ लड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूँ प्लीज, कमजोरी बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है। मुद्दा ये नहीं होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, टिप्पणी मैं कहना चाहता हूँ। हम जवाब लेंगे। राजीव जी आपके बाद भी आऊंगा, हम इनसे जवाब लेंगे कि क्या ये 25 सीटें दे देंगे जो खुलकर जेडीयू मांग रही है, 25 सीटें मांग रही है ना सर। थोड़ा सा इसको ये समझना पड़ेगा, जेडीयू देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं 19 में, कोई उसका इलेक्शन नहीं है मुख्यमंत्री का, तो जाहिर है जितने भी एलाइज हैं बीजेपी के एक बड़ी बेजा डिमांड कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि कांग्रेस ये जो अपोजिशन का यूनिटी बनना उसमें भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दो नेशनल पार्टीज है, लोकसभा का चुनाव होना है, नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे कि नहीं ये फैसला होना है। ऐसे में जेडीयू अगर 25 मांग रही तो कितना गैर वाजिब वो है, गैर वाजिब है ये डिमांड। ठीक है, आपको 2020 में बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, और उस समय 2/3 आप ले जाइए, जेडीयू को दिया जाए, 1/3 बीजेपी लड़े, ये समझ में आता है क्योंकि वो रीजनल पार्टी है। लेकिन आप लोकसभा में जब 25 मांगेंगे तो जाहिर है कि बीजेपी भड़केगी। सुदेश जी अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और बीजेपी अपना एक्सपेंशन प्लान रखे, नीतीश उसी की वजह से परेशान है। और आज आप देख रहे हैं, हकीकत ये है बीजेपी का एक ही डर है कि कहीं फिर नीतीश लालू के साथ हो गए तो ये सारा रखा कर रह जाएगा। ये एक बड़ा डर है जो नीतीश कुमार लगातार दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, लेकिन समीर जी का क्या कहना है? आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर पूछूंगा ब्रेक के बाद, क्या 25 सीटें दे देगी जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी? सुदेश वर्मा से जानेंगे, राजीव त्यागी से भी जानेंगे ब्रेक के बाद। बहस का यही मुद्दा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पिंच जरूर किया है। अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इसी पर हम बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समीर कुमार महासेठ साहब, जो कि एमएलसी हैं आरजेडी के। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदेश वर्मा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद अफजल अब्बास और एनके सिंह साहब। राजीव भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के बीच? देखिए दीपक जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में एनके सिंह साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार देश के बैठे हुए हैं, और राजनीतिक पत्रकार देश के बैठे हुए हैं, और राजनीति की आपको पूरी समझ है। सन 89 के बाद पूरे देश में गठबंधन का दौर है, और गठबंधन में दोनों ही पार्टियां जाती है। भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन पार्टनर तलाश करती है, और कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में रहकर के सरकार चलाती है। 10 साल हमारी सरकार रही गठबंधन में रही, 5 साल जो मोदी जी की सरकार है वो भी गठबंधन में है। लेकिन बात समझ में ये नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी की। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, और मोदी जी हमारा फेस है, मोदी जी के फेस के दम पर हम पूरे देश में स्वीप कर जाएंगे। फिर आप ये कहते हैं डिबेट पे बैठ करके नीतीश कुमार जी हमारे बड़े भाई हैं, और नीतीश कुमार जी के बेस पे हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, शिवसेना के बेस में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। टीडीपी हालांकि चली गई और शिवसेना भी चली गई, लेकिन आप किस तरह की बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। देश में चुनाव चेहरों की बजाय अगर नीतियों पे हो, विकास कार्यक्रम है वो तो बेहतर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास कहीं दे नहीं पाई है, नीतियों पर बहस नहीं चाहती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं डिबेट को भटकाना चाहती है। अभी भी स्पष्ट जवाब इस बात का नहीं मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या बेइज्जती करा करके टीडीपी के साथ जाएगी नहीं जाएगी, शिवसेना के साथ जाएगी नहीं जाएगी, यहां पर बिहार में जेडीयू के साथ जाएगी नहीं जाएगी। तो बिहार को लेकर के या पूरे देश को लेकर के बीजेपी स्पष्ट नहीं है। तो बीजेपी से हमारा कहना यह है कि ये ढिंडोरा पीटना बंद कर दे कि मोदी जी सबसे बड़ा फेस है। देश में लोकतंत्र में गठबंधनों का दौर है, क्षेत्रीय पार्टियों की उपयोगिता है, राष्ट्रीय दलों की अपनी उपयोगिता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया है, और पैन इंडिया तो मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी तो पैन इंडिया नहीं है, माना तो पैन इंडिया है नहीं है विधानसभा में। चलो बड़ी बात है, आपने राजीव भाई माना कि पैन इंडिया है, भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट है। आपने माना तो बीजेपी पैन इंडिया है। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक लगता है इनका। ठीक है, समीर जी के पास चलते हैं। समीर जी मुझे ये बताइए, राजू भाई एक मिनट, राजू भाई एक मिनट, जो करेंगे दीपक जी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है, समीर जी के पास चलते हैं। समीर जी मुझे ये बताइए, क्या नीतीश कुमार के लिए आपके दरवाजे यानी आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं?
नहीं, कहीं से खुला हुआ नहीं है दीपक भाई। आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप देख रहे हैं, और कहीं से नीतीश कुमार जी के लिए आरजेडी में कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। अब रह गया कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के किन कारणों से वो सटे थे, किन कारणों से अब हटना चाहते हैं, या सीट बंटवारा के ख्याल से 25 सीट अगर जदयू ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, 15 सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी बात मान लेगी। इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में फंस चुकी है और उसके निकलने के कोई रास्ते तो है नहीं। अब 25 सीट आप जदयू को दे दीजिए, 15 सीट बीजेपी लड़ेगी, और निश्चित तौर पर जनता इस बात को देख रही है। सीट बंटवारा आप कुछ भी कर लीजिए, जनता जिसको जिताएगी वही जीतेगी। सीट बंटवारा से कुछ नहीं होगा इनका, सीट बंटवारा से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने कहा दरवाजे बंद हैं। अगर कांग्रेस चाहे अपने दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खोल दे तो आप मानेंगे उसको? महागठबंधन का तो महागठबंधन में मानेंगे आप? कांग्रेस को भी कह देंगे नहीं, नीतीश कुमार से अब कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं करना है, आप कांग्रेस को भी ये कहेंगे? नहीं, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी से जितना बड़ा घाटा अभी कांग्रेस को नीतीश जी ने दिया है, जदयू पूरे पार्टी के अध्यक्ष को भी तोड़ के ले गए और 3-3 और एमएलसी ले गए हैं, तो किस आधार पर इनको ऑफर मिलेगा? ये तो गलत बात है, कहीं से कोई ऑफर है नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है। कहीं ना कहीं इन दोनों का जो अपना है जदयू बीजेपी वही है, और उसमें किस बात के लिए हटना चाहते हैं, किस बात के लिए फिर सटना चाहते हैं, वो डिसाइड करके अपना बतावे। इन बिटवीन जदयू बीजेपी की बात है, वही बता सकते हैं कि 25 सीट पर जदयू लड़ेगी कि 15 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, वही जदयू बता सकता है, कोई दूसरा पार्टी नहीं बताएगा। ठीक है, आपकी बात से मैंने एग्री किया, लेकिन इनके सिंह साहब मुझे ये बताइए कि जो हालात बन गए हैं उसके चलते वो होता है ना, पहले आप में मालूम पड़ा गाड़ी छूट गई, तो आपको लगता है कि यहाँ पहले आप में मजबूत, आप कमजोर, इसमें गाड़ी छूट जाए बीजेपी। ये पेच बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। मुझे तो कभी कभी जब देखते हैं तो बड़ी स्टडी करते हैं तो हंसी आती है। आरजेडी चाहेगा कि इन दोनों के बीच का तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाए, और समीर जी बहुत सही कह रहे हैं कि तो उनका मामला है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, ताकि ये किसी तरह से ये तनाव बढ़ता रहे और ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। उसके बाद नीतीश को लालू अपने टर्म्स पे ला सकते हैं। हकीकत यह है कि लालू प्रसाद का वोट बेस बहुत अच्छा बढ़ा है। जब से वो जेल गए हैं तब से एक विक्टिम इमेज डेवलप हुई है, लिहाजा लालू प्रसाद और कांग्रेस ये दोनों मिलकर एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन उतना नहीं है कि बीजेपी नीतीश के कॉम्बिनेशन को काउंटर कर पाए। अभी ये स्थिति नहीं आई है, लेकिन किसी तरह अगर नीतीश बाहर आ गए और इनके शर्तों पे आ गए तो ये बात बिल्कुल साफ है, बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर तीनों मिल जाते हैं तो महंगा पड़ेगा, लेकिन क्या तीनों मिल पाएंगे? इसमें सिर्फ इतना ही है कि बीजेपी को इस समय नीतीश बार्गेनिंग उस पर रख रहे हैं कि आप मुझे 25 दीजिए, आने वाले दिनों में कहेंगे अच्छा 20 पे भी काम चल जाएगा, तो 20-20 पे समझौता हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा जो मेरी जानकारी है, नीतीश ये कोशिश करेंगे कि अगर ये जो बार्गेन करे, इसका दूसरा मतलब है, ये इसलिए कर रहे हैं कि 19 में ही ये लोग विधानसभा के चुनाव कराना चाहते हैं। फार्मूला वही रहेगा जो लोकसभा में रहेगा। आप बीजेपी असेंबली इलेक्शन में 2/3 सीटें हमें दीजिए, लोकसभा के लिए 2/3 आप ले जाइए। अंत में इसी पे राजी होकर ये दोनों करेंगे। जो मेरी पॉलिटिकल जानकारी है, जो समझ है, उसके हिसाब से नीतीश 19 में ही चुनाव कराने जा रहे हैं अपने राज्य का भी, और उसी में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 2/3 सीटें हम लेंगे, 1/3 बीजेपी को देंगे, और लोकसभा में इसी को रिवर्स कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला मुकम्मल होगा। यही फॉर्मूला मुकम्मल होगा। सुदेश, आप दोनों चुनाव साथ चाहते हैं? ये आप कमाल का प्रश्न पूछ रहे हैं। कमाल का क्यों? हमारा तो एजेंडा है कि असेंबली चुनाव, असेंबली चुनाव, लोकसभा चुनाव अगर साथ हो पूरे देश में तो इससे अच्छी बात क्या होगी? फार्मूले में हो तो इसी फार्मूले में हो जाए, और हम चाहते हैं कंसेंसस हो इस पर। आप 2/3 सीटें दे देंगे फिर आप जेडीयू को। सुदेश जी, आप 2/3 सीटें दे देंगे जेडीयू को असेंबली में। तो अगर नहीं, देखिए दीपक जी, वो दूसरा प्रश्न है। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, पत्रकार जो होता है उसको बहुत ज्यादा मालूम होता है, हम लोग को नहीं मालूम होता है। और सीट की बात
मीडिया से थोड़ी ना होती है। सीट की बात जब होनी होगी तो बैठ के बात हो जाएगी। सभी लोग मैच्योर्ड है, सभी को पता है किसको कितना लड़ना चाहिए। अरे यहाँ चल रहा है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, आप कह रहे हैं बैठ के बात करेंगे। सुदेश जी यहाँ तो चल रहा है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, यहाँ तो मीडिया से ही बात हो रही है। कभी संजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, अब्बास भाई कुछ बोल रहे हैं, प्यार की हो रही है, तो फिर क्या दिक्कत है? आलोक कुमार कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं दीपक जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी को पता है। और पॉलिटिक्स में मैच्योर्ड लोग हैं, उनकी मैच्योरिटी पर आप भरोसा कर सकते हैं। मैच्योरिटी पे भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए हर्षवर्धन बोल रहे हैं कि नमामि गंगे सबसे बड़ा अलायंस पाएगा। अपने मंत्री को बता दो, सबसे बड़ा अलायंस कोई बात, सबसे बड़ा अलायंस ग्रुप एनडीए है आज के दिन भी। लेकिन वही अलायंस वाले सब आप कर रहे हैं, माफ कीजिएगा ये शब्द यूज कर रहे हैं। वही सब अलायंस वाले, चाहे शिवसेना हो, टीडीपी छोड़ के भाग गई, शिवसेना एक तरफ हो, जेडीयू एक तरफ हो, वो सब आपके मतलब कर दो प्लीज, रस्सी दुर्गे के बैठे हुए हैं आपके ऊपर। कोई नहीं छोड़ेगा, चिंता मत करिए दीपक जी। नहीं मुझे चिंता नहीं, चिंता आपको करनी है, अभी भी मुझे चिंता नहीं है। आप दोनों साथ रहेंगे तो भी मैं एंकरिंग करूंगा, आप दोनों साथ नहीं रहेंगे तो भी मैं एंकरिंग करूंगा। क्यों राजीव भाई? नहीं देखिए आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही और मैं ये बात कहने वाला था लेकिन आपने पहले कह दी। भाई दीपक चौरसिया जी को क्या फर्क पड़ता है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन बना करके सरकार बना ले या फिर आपकी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बन जाए। लेकिन बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहूंगा, मेरे राष्ट्रीय ताकतें उनको फर्क पड़ता है, ये सारे जवाब जो राष्ट्र की ताकतें हैं उसको फर्क पड़ता है। राजीव जी सत्ता लोलुपता से ना चुकी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी रोड बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई आपने देश में विकास किया होता, सुदेश जी आपने बेहतर काम किया होता, किसानों को दाम दिया होता, नौजवानों को काम दिया होता, पेट्रोल डीजल की कीमतें बेहतर की होती, शहरों की सड़क कम की होती, तो निश्चित रूप से आपको जरूरत ही नहीं थी, आपको जरूरत ही नहीं थी। आपको तो निश्चित रूप से ये कहना चाहिए था कि 2014 में जो हमने वादे किए थे उन वादों को पूर्ण किया और उन वादों के आधार पर हमारी सरकार को दोबारा मैंडेट चाहिए, लेकिन आप वादे पूरे कर नहीं पाए, इसलिए आप जगह जगह गठबंधन पार्टनर तराशने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से गठबंधन पार्टनर आपके कान पकड़ के रोज आपको जो है ना उठक बैठक लगाने का काम करा रहे हैं, उसके बाद भी आप गठबंधन पार्टनर को छोड़ने का काम नहीं कर रहे। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप सत्ता लोलुप पार्टी है, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का नया नारा होना चाहिए। चलिए मैं इस बहस को यही रोकूंगा, लेकिन इस बात पर संशय भी बरकरार है कि आखिरकार बिहार में होगा क्या, इस पर सबकी नजरें लगी होंगी। लेकिन राजनीति में बार्गेनिंग यानी राजनीति में मोलभाव की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और कहीं नीतीश कुमार की ये पूरी टेक्निक मोलभाव की तो नहीं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी होगी। क्या एनके सिंह जी का जो फॉर्मूला है 2019 में लोकसभा के साथ विधानसभा या विधानसभा के साथ लोकसभा, ये दोनों सही साबित होंगे या फिर किसी और तरह की बार्गेनिंग नीतीश कुमार करना चाहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारी इस महाबहस में आज के लिए इतना ही।